नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चाहे आप 30 नवंबर की बात करें या फिर 1 दिसंबर की, जितने भी प्रमुख अखबार हैं, चाहे वो भारत के हों या फिर विदेश के हों, वहां पर एक खबर जो प्रमुखता से छपी है, वो शायद भारत सरकार के लिए और भारत के छवि के लिए अच्छी बात नहीं है। दरअसल मामला क्या है वो आपको बताते हैं। अमेरिका ने अमेरिकी जमीन पर एक सिख अलगाववादी नेता जो कि अमेरिका के एक सिटीजन भी हैं, उनकी हत्या की साजिश का जो आरोप उन्होंने लगाया और उस पूरे मामले को उन्होंने पर्दाफाश किया है। इसमें दो ऐसे शख्स हैं जिसकी वजह से भारत सरकार की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। एक का नाम है निखिल गुप्ता जो कि भारत के नागरिक हैं, जिन्हें एक तरीके से आप कहें वो कॉन्ट्रैक्ट या फिर वो सुपारी, जिसे मुंबई के शब्दों में कहा जाता है, उसका इस्तेमाल, वो उन्हें सुपारी दी गई थी इस अमेरिकी नागरिक को मारने की। और साथ ही साथ जो एक दूसरा शख्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अमेरिका ने अब तक पता लगाया है, उसमें यह पता चल पाया है कि जो दूसरे शख्स हैं वो भारत सरकार के लिए काम करते हैं। आरोप यह है कि वो भारत के एक अधिकारी हैं, हालांकि उनका नाम नहीं दिया गया है, लेकिन ये जो पूरा जांच सामने आया है उससे भारत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और ये केवल आरोप नहीं है दोस्तों, इसे लेकर अमेरिकी कोर्ट में मामला चल रहा है। कुछ महीने पहले आपको याद होगा कि कनाडा के जो प्रमुख हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने वहां के संसद में कहा था कि कनाडा में उस समय हरदीप सिंह निज्जर नामक एक और नेता है, वो सिख अलगाववादी नेता है, वो कनाडियन सिटीजन है, उनकी हत्या हुई थी। तब भी उन्होंने आरोप लगाया था कि इसके लिए भारत के कुछ लोग जिम्मेदार हैं और भारत सरकार ने, हालांकि उस समय बहुत ज्यादा तीव्र या फिर अटैकिंग मोड में वो आए। उन्होंने कहा कि आप कोई सबूत नहीं पेश कर रहे हैं, आप केवल ये जानबूझकर कह रहे हैं, चुनाव है, आप चाहते हैं कि सिख का वोट मिले, इसलिए आप ये सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन अब जब अमेरिका की ओर से भी इस तरह के आरोप लगाए गए हैं कि अमेरिकी जमीन पर अमेरिकन सिटीजन को मारने की साजिश रची जा रही थी, तब भारत का रुख जो है वो नरम है, जिसके वजह से कई सारे सवाल उठने लगे हैं। और इसके कारण जो भारत का रुख है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। आज चर्चा इसी पर, और चर्चा के लिए मेरे साथ एक बेहद ही खास मेहमान जुड़े हैं, क्योंकि अमेरिका की चर्चा हो रही है तो ये जो मेहमान है वो भी अमेरिका से जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। निरंजन टाकले जी हैं हमारे साथ, नमस्ते। वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही साथ ऑथर हैं। हु किल्ड जज लोया, आपको वो मामला याद होगा, वो किताब उन्होंने लिखी है। और साथ ही साथ इस पूरे मामले पर वो तीखी नजर, कड़ी नजर वो पहले दिन से ही रख रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर इस थैंक यू। बात को हम आगे बढ़ाएं तो इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं, और अगर आप दर्शकों को भी समझाएं ये जो मामला है ये क्या है और इसका कितना असर भारत के लोगों पर पड़ेगा, अगर साफ और सरल शब्दों में हम इससे इसकी शुरुआत करें। जी, देखिए ये कल मतलब पहले तो ये 18 जून को कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया में एक सिख नागरिक थे निज्जर, जो कनाडा के नागरिक थे लेकिन मूल भारत के थे। तो उनकी गुरुद्वारे के बाहर उनकी कार में हत्या हुई थी और उसके बाद G20 का समिट होने के बाद सितंबर में अ, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अपनी पार्लियामेंट में खड़े रहकर ये कहा था कि कनाडा की सरकार उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और तब तक उनके पास जो एविडेंस आया था उसके सहारे उन्होंने कहा था कि इसमें भारत सरकार की इन्वॉल्वमेंट का उन्हें शक है। और उन्होंने अपील भी की थी भारत सरकार के साथ कि भारत इसमें इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करे। उसको उस वक्त तुरंत विदेश मंत्रालय के जो सचिव है, प्रवक्ता है बागची, और खुद विदेश मंत्री जयशंकर, इन्होंने बहुत ही आक्रामक तरीके से, वेरी एग्रेसिवली उसका उन्होंने जवाब दिया था। और उसमें उल्टा कनाडा पर उन्होंने आरोप लगाए थे कि कनाडा इस किस्म के अलगाववादी लोगों को, क्रिमिनल्स को पनाह देता है अपने अपने देश में। और उनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का नतीजा अगर किसी का मृत्यु होता है, खून होता है, तो भारत सरकार पर वो आरोप थोपने की कोशिश कर रहे हैं और भारत सरकार इस किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होती, ऐसा उन्होंने कहा था। उसके बाद ये मामला पहली बार आया, फाइनेंशियल टाइम्स ने जब इसके ऊपर कुछ 2 हफ्तों पहले एक आर्टिकल लिखा था, जिसमें लंदन के फाइनेंशियल टाइम्स ने ये लिखा था कि भारत सरकार को अमेरिकन गवर्नमेंट ने वार्निंग दी है, क्योंकि अमेरिका के अंदर एक दूसरे सिख अलगाववादी नेता है जो अमेरिका और कनाडा की ड्यूअल सिटीजनशिप उनके पास है, जिनका नाम पन्नू है। तो उनकी हत्या की कोशिश की गई
की कॉन्स्पिरेसी की गई थी, अमेरिका में उनकी हत्या होने वाली थी। और उसके बाद भी कुछ खास प्रतिक्रिया भारत की तरफ से नहीं आई थी। बागची जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम इसकी जांच करेंगे, हम भी इसकी तफ्तीश में जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर उनके ये आरोप लगाया था। अब ऐसा हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट्स में या अमेरिका में किसी भी पॉलिटिशियन ने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने सीधा एक सुपरसीडिंग इंडाइटमेंट, आरोप पत्र, ये न्यूयॉर्क के कोर्ट में दाखिल किया। और सिर्फ वो आरोप पत्र उन्होंने दाखिल नहीं किया है, उस इंडाइटमेंट में उन्होंने कई सारे बातें लिखी है, जिससे ये अंदाजा आता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट के पास इस हत्या की साजिश के मामले में क्या-क्या सबूत है। मिसाल के तौर पे, जैसे आपने कहा कि एक CC1 नाम का भारत सरकार का एम्प्लॉई, इनफैक्ट वो इंडाइटमेंट अभी मेरे हाथ में है, और उसका पहला सेंटेंस है कि अर्लियर दिस ईयर एन आइडेंटिफाइड इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हम्म। CC1। हम्म। अब ये ये उन्होंने उसका एक शॉर्ट नेम दिया है, वर्किंग टुगेदर विथ अदर्स इन इंडिया एंड एल्सवेयर हम्म। इंक्लूडिंग निखिल गुप्ता, हम्म। the defendant directed a plot to assassinate on US soil an attorney and a political activist। तो हम्म। जो पन्नू थे वो खुद लॉयर भी है और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है। हालांकि उनकी मांग खालिस्तान की है, और हम्म। उसके आगे चलकर उन्होंने इस CC1 नाम के शख्स को डिस्क्राइब करते हुए कहा कि हम्म। यूएस इन लॉ एनफोर्समेंट डिटेक्टेड एंड डिसरप्टेड द प्लॉट टू मर्डर द विक्टिम। और इस शख्स के बारे में उन्होंने कहा है कि he has been described by the Indian government as a senior field officer with responsibilities in security management and intelligence। और ये भी कहा हम्म। है कि वो प्रीवियसली CRPF में काम करते थे। तो जी। उन्होंने क्लियर कट एक अंदेशा, इंडिकेशन दिखाया है कि ये भारत की कौन सी एजेंसी का ऑफिसर हो सकता है, और ये क्या जिम्मेदारी निभा रहा था, इसके पहले वो क्या जिम्मेदारी निभा रहा था, ये भी उन्होंने इसमें कहा है। और बिल्कुल। आगे चलकर तो उन्होंने इस पूरे कॉन्स्पिरेसी के बारे में विस्तार से बताया है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन दोनों के बीच में हो रहा था, एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन दोनों के बीच में हो रहा था, फ़ोन कॉल्स हो रहे थे, वीडियो कॉल्स दोनों के बीच में हो रहे थे। और फिर उनके कहने पर जो यहाँ पर एक शूटर उन्होंने हायर किया, वो हालाँकि डीईए यहाँ की एनफोर्समेंट एजेंसी डिपार्टमेंट का, वो खुद एक अंडर कवर ऑफिसर था, जो एक शूटर के हैसियत से इसमें इन्वॉल्व था। तो उसके हम्म। साथ भी इनकी जो पूरी कम्युनिकेशन है, वो सारी विस्तार से इसमें लिखी है। बिल्कुल। तो दर्शकों को ये समझना होगा कि जब यूएस की अदालत में ये पूरा मामला गया है, उसमें जो अधिकारी है भारत का, उसका नाम नहीं दिया गया है, उसका नाम CC1 लिखा गया है। लेकिन ये कहा गया है, जिस तरह से बताया गया है, कि वो सीआरपीएफ का हिस्सा रह चुका है। वो बैटल क्राफ्ट ऑफ वेपन्स की ट्रेनिंग ऑफिशियल तौर पर ले चुका है। साथ ही साथ ये जो निखिल गुप्ता है, उसके बारे में दर्शकों ये बताया गया है कि वो इंटरनेशनल नार्कोटिक्स और वेपन्स ट्रैफिकिंग में शामिल रह चुका है। और इसके साथ ही वो भारत सरकार के साथ भी काम कर चुका है। तो ये जो सारी चीजें हैं, साफ और सरल शब्दों में आप समझिए, किसी दूसरे विदेश के मिट्टी पर वहां पर रहने वाले एक शख्स को, जो शायद हमारे देश के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं, लेकिन उनके किलिंग के लिए एक सीधा तार जोड़ा गया है, और ये तार जो है भारत सरकार के एक अधिकारी तक पहुंच रहा है। अब इससे हुआ ये कि उस समय कहा गया कि आपको मारने के लिए, उस शख्स को मारने के लिए जिसका नाम गुरपतवंत सिंह पन्नू है, आपने शायद इनके बारे में पढ़ा होगा, इन्हें भारत सरकार ने एक टेररिस्ट घोषित किया हुआ है। लेकिन भारत सरकार के अधिकारी के थ्रू ये सारी चीजें क्योंकि गई है, ये आरोप अभी लगे हैं, तो इसमें दो लोगों को उन्होंने हायर किया वहां पर जाकर। एक यूएस सरकार का सोर्स निकलता है, खुद यूएस सरकार के जो जांच एजेंसी है उसका अधिकारी निकलता है। उनको कहा गया आपको $1 लाख दिया जाएगा। उनको कहा गया अलग अलग जगहों पर आपको इनकी रेकी करनी है। सर, अगर आप ये भी बताएं, ये जो पूरे दस्तावेज हैं आपने मुझे भी भेजे थे, हम पढ़ रहे थे इसके बारे में, जब बहुत डिटेल में लिखा गया है कहां कहां पर रेकी किया गया, तो इससे जो सारी चीजें सामने आई है, यूएस सरकार ने इनिशियल तौर पर किसी को नहीं उठाया। उन्होंने इस पूरे खेल को आगे बढ़ने दिया,
अलग-अलग तरीके से और चीज़ें सामने लाई, पैसे की तस्वीर सामने आई, साथ ही साथ उन्होंने रेकी किया। ये सारी चीज़ें भी अगर लोगों को बताएँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे ये समझाने के लिए कि इसका इंटरनेशनल स्तर पर कितना असर पड़ता है। जी, पहले तो ये है जो बहुत ही दरअसल गंभीर बात है कि ये जो निखिल गुप्ता है जिनके ऊपर नारकोटिक्स और वेपन ट्रैफिकिंग के जिनके ऊपर आरोप है, ये दोनों इंटरनेशनल क्राइम्स है। हुँ, ऐसा नहीं है हाँ, वो क्राइम ज़रूर भारत में, गुजरात में रजिस्टर्ड थे, लेकिन हुँ, ये दोनों क्राइम इंटरनेशनल क्राइम कंसिडर किए जाते हैं। उस तरह से इसको ट्रीट किया जाता है। तो इस तरह से एक इंटरनेशनल क्राइम करने वाला, नारकोटिक्स और वेपन ट्रैफिकिंग करने वाला आदमी के ऊपर गुजरात में क्राइम रजिस्टर होते हैं और ये जो सीसी-1 है, ये सीसी-1 निखिल गुप्ता को इस षड्यंत्र में शामिल करने के लिए उसको ये प्रॉमिस देता है कि तुम्हारे खिलाफ गुजरात में जो क्राइम रजिस्टर किए हैं उनको दबा दिया जाएगा, उनको खत्म किया जाएगा, ऑल विल बी क्लियर्ड और बार-बार ये कम्युनिकेशन उनके बीच में होती है और वो उनको उसको ये कहता है कि अभी तुमको कोई तकलीफ नहीं देगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। इतने हुँ, क्लियर शब्दों में उसको कहा जाता है। इतना ही नहीं, एक डिप्टी कमिश्नर के साथ तुम्हारी मीटिंग भी, मुलाकात भी करवाई जाएगी, ये भी उसको प्रॉमिस दिया जाता है। और उसके बाद निखिल गुप्ता एक्टिव होता है, जो फिर अमेरिका में, यूएस में 2 लोगों को हायर करता है। एक है सीएस जिसका नाम हुँ, लिखा है, जो हुँ, क्राइम सोर्स जी, की वजह से उसको सीएस ये निकनाम दिया है। और दूसरा जो अंडरकवर ऑपरेटिव है, जो यूसी के नाम से उसको यूसी, इसमें ट्रीट किया है। तो हुँ, अंडरकवर ऑपरेटिव को हायर किया जाता है, जो एक्चुअली है डिपार्टमेंट ऑफ एनफोर्समेंट एजेंसी का एक ऑफिसर। वो हुँ, पोज़ करता है एक शूटर की तरह और हुँ, फिर उनके दरमियान पूरी कम्युनिकेशन होती है, रेकी करने के लिए कहा जाता है। सिर्फ रेकी नहीं, सीसी-1 भारत में बैठकर निखिल गुप्ता को ये भी कहते हैं कि एक पर्टिकुलर सर्विलेंस ऐप है, उस सर्विलेंस ऐप का इस्तेमाल करके उनके फ़ोटोग्राफ्स निकालो, वो पन्नू के, ताकि कौन-सी लोकेशन है इसका भी पता चलेगा। फिर वो इस तरह से उनके घर के पास, चूँकि वो अटॉर्नी है तो पन्नू के ऑफ़िस के पास और वो हुँ, एक कैफ़े में काफ़ी बार वहाँ उनका आना-जाना है। तो उस कैफ़े के आस-पास के एरिया में वह पन्नू की सर्विलेंस की जाती है। वो सर्विलेंस फ़ोटोग्राफ्स विथ जीपीएस लोकेशंस वो भेजे जाते हैं। तब इस सीसी-1 को तसल्ली होती है कि हाँ, वाक़ई में उनकी लोकेशन तक ये जो हायर किया हुआ आदमी है वो पहुँचा है। फिर हुँ, वो इनको आगे की इंस्ट्रक्शंस देने लगता है कि किस तरह से कब इसको मारना चाहिए। इसमें बार-बार एक बात कही जाती है कि 24 जून तक कुछ नहीं करना है। उन हुँ, 10 दिनों में, 12 दिनों में कुछ नहीं करना है क्योंकि टॉप हाई लेवल मीटिंग्स यूएस ऑफिशियल्स के साथ होने वाली है। हमको याद होगा, खुद नरेंद्र मोदी हुँ, प्रधानमंत्री ये हुँ, 23 जून को व्हाइट हाउस में आए थे। 24 बिल्कुल, तारीख को भी इनको उनका वॉशिंगटन डीसी में प्रोग्राम्स थे। तो उस हुँ, दौरान कुछ नहीं करना है, ये हुँ, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस उनको दी जाती है। हुँ, क्योंकि उसका पॉलिटिकल फॉल आउट होगा ग्लोबल हुँ, लेवल पे। इसलिए उस दौरान कुछ नहीं करना है। ये बार-बार हिदायत दी जाती है जो सीसी-1 पहले निखिल गुप्ता को देते हैं, निखिल गुप्ता फिर सीएस और अंडरकवर ऑपरेटिव इन दोनों को इस किस्म की इंस्ट्रक्शंस देते हैं। हुँ, इस दरमियान वो ये भी बातें करते हैं कि ये अकेला टारगेट नहीं है, देयर आर मल्टीपल टारगेट्स। कई सारे बिल्कुल, लोगों को इस तरह से रास्ते से हटाना है। हर महीने 2 या 3 लोगों की हत्या करने के काम होंगे और हुँ, कनाडा में भी करने हैं। ये हुँ, भी उसके पहले बात हो जाती है हुँ, इनके दरमियान। और हुँ, सबसे मतलब परेशानी में डालने वाली जो बात है वो ये होती है कि 18 तारीख को जब निज्जर की कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया में हत्या होती है, तो हुँ, उसके कुछ घंटों में ये जो भारत में सीसी-1 बैठे हैं, ये सीसी-1 अ, निखिल गुप्ता को एक वीडियो क्लिप भेजते हैं, उस निज्जर के मर्डर की और हुँ, जहाँ उनकी लाश खून से लथपथ उस कार में पड़ी है। हुँ, वो वीडियो क्लिप भेजी जाती है, जो वीडियो क्लिप निखिल गुप्ता यूएस में फिर इन दोनों को भेजता है हुँ, और उनको ये उसके साथ ये कहता है कि ये कनाडा का पहला जॉब तो हो गया, निज्जर 3 या 4 नंबर पे था, अभी तो ये पूरा करना है और बिल्कुल, अ, तो ये बहुत गंभीर है। कनाडा के जो एलिगेशंस थे उसका हम ये कह सकते हैं कि उसका एविडेंस हाँ। ये न्यूयॉर्क की कोर्ट में इस तरह से यूएस गवर्नमेंट ने दिया है।
सर, तो इसका ये मतलब समझा जाए कि जब भारत ने कनाडा की ओर से जब कई सारी चीजें कही जा रही थी, तब तो हमने बहुत कड़ा रुख लिया था कि आप सबूत पेश करें, आप तो कुछ कह रहे हैं, आपके पास कोई सबूत नहीं है। और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यहां से या भारत के जो CC1 है, उन्होंने तो इनडायरेक्टली अब सबूत दे दिया, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो एक बार फिर से कह रहे हैं कि भारत सरकार की ओर से कोई कदम उठाया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आप समझिए इस बात को, ये बहुत गंभीर आरोप लग रहा है। भारत, क्योंकि आप जिसके फ्रेंड कहे जाते हैं, जो देश के साथ आपके अच्छे रिलेशंस हैं, और उनके अगर आप फ्रेंड हैं, उसके बावजूद अगर आप वही उनके ही जमीन पर उनके ही नागरिक, चाहे वो आपके देश के साथ उनके किस तरह के हालात हों, अगर डायरेक्ट गवर्नमेंट का आप वहां पर देखते हैं कि इंटरफियरेंस हो रहा है उस नागरिक के किलिंग में, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव विदेशी स्तर पर आपके छवि पर पड़ता है, आपके देश की छवि पर पड़ता है, इंटरनेशनल रिलेशंस पर पड़ता है। सर, अगर इस बात को आगे ले जाएं, पहले फिर ये मामला समझ लें, तो ये सारी चीजें होती रही, बार बार कहा गया, $1 लाख रुपए तक देने की बात कही गई। उसके बाद आगे क्या हुआ, $15,000 देने की तस्वीरें सामने आई हैं। ये जो निखिल गुप्ता है, उसको पकड़ा भी गया। अगर इसके बारे में हम बात करें, फिर इसके इंटरनेशनल लेवल पर क्या हालात हैं और क्या कुछ आगे इसका असर हो सकता है बाकी लोगों पर, इस पर बात करेंगे। तो इस खबर को हम आगे बढ़ाते हैं कि ये जो 2 लोगों को हायर किया गया, जी, वो जी। रेकी करने लगे। ये जो गुरपतवत सिंह पन्नून है, ये कौन से ऑफिस में कितने बजे जाते हैं, घर कितने बजे जाते हैं, कॉफी शॉप पर कितने बजे जाते हैं, तो तस्वीरें लाकर ये एक तरीके से भारत सरकार के इस अधिकारी के साथ, CC1 के साथ वो खेलते नजर आए, और उन्हें वो भरोसा दिलाते रहे या ट्रैप में फंसाते रहे कि ये जो 2 शख्स हैं, जो US सरकार के ही लोग हैं, ये इस काम के लिए परफेक्ट हैं और इनके थ्रू ये काम हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी जब तक थे, तब तक इन्होंने कुछ किया नहीं। उसके बाद हरदीप सिंह निज्जर की मौत का वीडियो देकर एक तरीके से भारत सरकार की मुश्किलें अब इन्होंने बढ़ा दी हैं। आगे क्या हुआ, ये पैसे कब दिए गए, और फिर उसके बाद निखिल गुप्ता, जो वो भी तो भारत में था, उसे कैसे पकड़ा गया, इस पर हम बात करते हैं पहले। जी, ये जो पूरा मामला हो रहा था, यहाँ पर नरेंद्र मोदी की अमेरिका में विजिट थी, और उस वक्त ये पूरा कम्युनिकेशन हो रहा था कि 24 तारीख तक तो रुकना है, जब तक हम्म। नरेंद्र मोदी का दौरा वाशिंगटन डीसी में पूरा नहीं होता, तब तक हम्म। तो रुकना है। इस हत्या के बाद ये भी मैसेज दिया जाता है पहले CC1 की तरफ से निखिल गुप्ता को, और उसका वो टेलीफोनिक रिकॉर्डिंग हम्म। इस इंडाइटमेंट के साथ कोर्ट में पेश किया गया है कि बॉस से बात हो गई है एंड ही हैज आस्क्ड टू गो अहेड। तो हम्म। ये बॉस कौन है, ये भी पता लगाना ज़रूरी होगा। फिर वो कहते हैं कि इसके लिए कुछ एडवांस देना पड़ेगा। हम्म। पहले 1.5 लाख डॉलर की माँग होती है, फिर 1 लाख डॉलर की बात होती है, फिर एडवांस देने की बात होती है। तो हम्म। एडवांस के लिए जब पूछा जाता है, तब CC1 निखिल गुप्ता को कहते हैं कि उनका न्यूयॉर्क में एक आदमी है जो ये $15,000 उस आदमी तक एडवांस का जो है वो पहुँचा देगा। और फिर निखिल गुप्ता उस अंडरकवर ऑपरेटिव को फ़ोन करके बताते हैं कि आपको एक किसी आदमी का फ़ोन आएगा, जो आपको पैसे देने के लिए आएगा। फिर हम्म। तुरंत कुछ मिनटों में उस अंडरकवर ऑपरेटिव को फ़ोन आता है। फ़ोन आकर वो आदमी कहता है कि मैनहट्टन में एक किसी जगह पर वो पैसे देने के लिए आने वाला है। तो वहाँ अंडरकवर ऑपरेटिव के कार में वो पूरा पैसा हैंडओवर किया जाता है, जिसकी तस्वीर भी जो एक्चुअल वीडियो है, लेकिन उस वीडियो का एक स्नैपशॉट तस्वीर की तौर पे कोर्ट में इस इंडाइटमेंट के साथ सबमिट किया गया है, पेश किया गया हम्म। है। हम्म। तो वो क्लियरली हज़ार-हज़ार डॉलर के वीड्स जो बंडल है, वो $15,000 की इस तरह से उसको दे रहे हैं, ये हम्म। उसको उसमें दिखाई देता है। और उसके बाद फिर उनको कहा जाता है कि अभी डोंट वेस्ट टाइम, हम्म। आइदर टुडे और टुमारो एट द मोस्ट, इमीडिएटली इस काम को पूरा करो, इस हम्म। काम को अंजाम दिया जाना चाहिए। तो ये सारी बातें उसमें होती है। 29 तारीख को जब ये 24 का मोदी जी का दौरा अमेरिका का पूरा होता है और वो वापस लौटते हैं, तो 29 तारीख को अभी तक ये पता नहीं है, लेकिन निखिल गुप्ता ज़रूर किसी के कहने पर भारत छोड़कर शेखजा। ज़ेकोस्लोवाकिया गए। शायद उन्होंने सोचा होगा कि ज़ेक रिपब्लिक में जाने के बाद मैं ज़्यादा सिक्योर हो जाऊँगा, ऐसा कुछ सोच के हम्म। वो गए होंगे। लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट ये कॉन्टैक्ट में थी, और उनकी मूवमेंट, निखिल हम्म। गुप्ता की मूवमेंट भी ट्रैक इसका मतलब हो रही थी। और हम्म। जैसे ही वो ज़ेक रिपब्लिक में पहुँचे, वहाँ पर उनको ज़ेक गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ हम्म। अरेस्ट किया गया, और बाद हम्म। में अभी वो यूनाइटेड स्टेट्स को उनको हैंडओवर भी किया गया है।
तो अभी तो निखिल गुप्ता अमेरिकन गवर्नमेंट की कस्टडी में है। तो हुँ, वो इस तरह से उनको अरेस्ट हुई और फिर उसके बाद ये पूरा प्लॉट जो है, हुँ, ये मतलब हम कहेंगे एक तरह से जैसे आपने कहा कि वो इस सीसी-1 के साथ खेल रहे थे और हुँ, इन सारे लोगों को, सारे जो कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, इनको हुँ, उस ट्रैप में वो चलने देने आ रहे थे। हुँ, उस हुँ, समय तक जब तक उनको उनके हाथ में सारे सबूत ना आ जाए। जैसे हुँ, ही उनके पास ये सारे सबूत आ गए, तो तुरंत पहले हमने देखा कि ये पहले फाइनेंशियल टाइम्स में बात हुई। हुँ, जून में ये दौरा होने के बाद जी20 का समिट था। जी20 के समिट में भी टॉप लेवल पर ये डिस्कशन की गई, भारत हुँ, सरकार के साथ, शायद मोदी जी के साथ ही उसकी बात हुई होगी। अभी हुँ, वो सारे वीडियो आ रहे हैं जी20 समिट के, जिसमें नरेंद्र मोदी, अजित डोभाल और जयशंकर, ये तीनों बहुत चिंतित एक-दूसरे से बात कर रहे हैं, ऐसा वो एक वीडियो हुँ, दिखाई दे रहा है। हुँ, लेकिन इस किस्म की एक वार्निंग के तौर पर ये भारत सरकार को उस वक़्त दी गई थी हुँ, कि जी20 समिट के वक़्त कि इस तरह से अमेरिका की ज़मीन पर आप एक अमेरिकन नागरिक की हत्या करने की कोशिश कर रहे हो, जो वाक़ई में बहुत गंभीर है। लेकिन भारत की रिएक्शन जो सितंबर में पहले कनाडा के मामले में देखी, जी, उसके बाद कनाडा की मतलब कनाडा ने जब ये एलिगेशन पहले लगाया था, तब जो फॉलआउट हुआ उसका भारत की तरफ हुँ, से जिस किस्म से रिएक्शन आई, उसको देखते हुए वो जो गलतियाँ थी कि जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर ये एक एलिगेशन लगाया, लेकिन बाद में जब सबूत की बात हुई, तब तो उन्होंने कहा कुछ कि पेश नहीं कर पाए। इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट कंप्लीट। हुँ, इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट कंप्लीट। फिर हुँ, बार जयशंकर की तरफ से ये कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन हुआ ही नहीं है, तो आप हुँ, क्यों इस किस्म के एलिगेशंस कर रहे हो? हुँ, एंड हैस्टी कमेंट्स वगैरह उसको उस वक़्त कहा गया था। लेकिन इसमें से एक भी गलती अमेरिकन गवर्नमेंट ने नहीं की। कोई भी जी, पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं आया, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस नहीं हुआ, ना ही सिक्योरिटी कमिटी में हुआ, ना ही किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ। सीधा कोर्ट में एविडेंस के साथ ये डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए और हुँ, इसलिए इसकी गंभीरता बहुत ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल। और इसलिए आप देखेंगे कि जिस तरह का रिस्पॉन्स आया है, जैसे हमने शुरुआत में कहा कि कनाडा के समय जिस तरह का भारत का रिस्पॉन्स था, जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब तक तो एस जयशंकर की ओर से कोई बयान नहीं आया है। अरिंदम बख्शी जो कि ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, उनके अगर आप बयान को भी देखें और उसको कंपेयर करें कनाडा के समय दिए गए बयान से, वहां पर जितना आक्रामक थे, यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम जांच में सहयोग कर रहे हैं, हम इसके बारे में और पता लगा रहे हैं। तो जो भारत का रवैया है उसमें भी बदलाव आया है। चलिए सर, ये तो मामला है, अब ये दर्शकों को हमने समझाने की कोशिश की है। अब चर्चा इस पर करते हैं कि इसका असर कितना गंभीर होगा। पहले आप यूएस में मौजूद है, वहां पर अखबारों में इस पर किस तरह से चर्चा हो रही है, लोगों के बीच में किस तरह से चर्चा है। यूएस और इंडिया की जो रिलेशन है वो कहा जाता है कि चीन के जिस तरह से दबदबा बढ़ रहा था उसके कारण भारत और यूएस के बीच में रिश्ते पिछले कुछ सालों में बहुत बेहतर हुए थे। लेकिन यूएस अपने सिटीजन्स को लेकर कितना कंसर्न रहता है ये हर किसी को पता है। ऐसे में ये सारी चीजें विद प्रूफ सामने आने के बाद भारत और यूएस के रिश्ते में इसका किस तरह से असर पड़ेगा और साथ ही साथ वहां के अखबार इसको किस तरह से देख रहे हैं और क्या कुछ रिपोर्ट हो रहा है। देर रात हो चुकी है लेकिन आप फिर भी इस पर बात कर रहे हैं। दर्शकों को ये जानबूझकर बता रहा हूं ताकि उनको भी पता चले मामला कितना गंभीर है। आप देर रात को भी वहां से जुड़े हुए हैं, तो वहां पर क्या कुछ चर्चा है सर इसे लेकर। जी, यहाँ तो देखिए वॉशिंगटन में जितने मुख्य अखबार है, चाहे हम्म, वो वॉशिंगटन पोस्ट हो, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, सभी ने इसको फ्रंट पेज पर कवर किया है। हम्म, ग्लोबली ये न्यूज़पेपर्स की एक अपनी रेपुटेशन है। इसके अलावा फाइनेंशियल टाइम्स लगातार इसकी कवरेज किया जा रहा है। रॉयटर्स जैसी एक बहुत प्रोमिनेंट न्यूज़ ऑर्गनाइजेशन इसका कवरेज लगातार किए जा रही है। तो हम्म, डेफ़िनेटली अ, विदेश में यूएस में या वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो ओपिनियन मेकर्स है, उन हम्म, ओपिनियन मेकर्स तक इसका कवरेज जा रहा है। ये सारी बात जा रही है, इसकी हम्म, गंभीरता जा रही है। उनको भी हम्म, ये समझ में आ रहा है कि ये कितना संगीन और गंभीर मामला है। भारत के लिए भारत में आज खालिस्तान का कोई नाम भी नहीं लेता है। हम्म, कोई भी नाम उसका नाम नहीं ले रहा है। कोई हम्म, मूवमेंट नहीं चल रही है, कोई इसके बारे में एक्टिविटी वहाँ पर नहीं हो रही है। ऐसी बैकग्राउंड पर मतलब खालिस्तान की अ, मूवमेंट जब पीक पर थी, तब बिल्कुल। भी भारत सरकार ने इस किस्म की कार्रवाई दूसरे देशों में नहीं की थी। हम्म,
एक प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी, लेकिन फिर हुँ, भी भारत ने इस किस्म की हरकत नहीं की थी। अब जबकि उसको कई साल हो चुके हैं, हुँ, 40 साल हो गए इंदिरा जी की हुँ, हत्या को। उसके बाद जब खालिस्तान का नामो-निशान कहीं नहीं है, इस वक़्त भारत सरकार इस किस्म की हरकत कर रही है। तो ये बहुत गंभीर है। बिल्कुल। मतलब सिर्फ़ इंटरनेशनली भारत की इमेज खराब हो रही है, ये बात तो है ही। लेकिन अब जब कुछ माँग ही नहीं है, उस वक़्त इस किस्म की अगर हरकत भारत सरकार की तरफ से होती हुँ, है, तो हुँ, क्या फिर से उस एक्टिविटी को हवा देने की कोशिश हो रही है? हुँ, या क्या इ इ इसका फ़ायदा उठाते हुए ये हुँ, अलगाववादी फिर से इसका कुछ अपना बातों को आगे लाने की कोशिश करेंगे? ये हुँ, बहुत गंभीर है। अ, ये बहुत बिल्कुल, इम्पोर्टेंट बात है। बिल्कुल कांग्रेसनल और ब्रीफिंग्स कई सारे सब्जेक्ट पर होती है। मैंने हुँ, सुना है कि एक कांग्रेसनल ब्रीफिंग होने जा रही है अगले हुँ, हफ्ते, हुँ, जिसमें भारत को फैटफ की ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में डालो, इस किस्म की माँग होने वाली है। अब ये हुँ, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग का जो एक इंटरनेशनल इदारा है, हुँ, इसने हमको पता है कि पाकिस्तान को कई 4-5 साल तक उस ग्रे बिल्कुल, लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में रखा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को मिलने वाली वेस्टर्न कंट्रीज़ की पूरी एड और हुँ, ट्रेड हुँ, दोनों बंद हुँ, हुए थे। हुँ, अब 300 बिलियन डॉलर की जिनकी जीडीपी है, ऐसी हुँ, कंट्री आज इस हालत में आ गई कि उनके पास 1 बिलियन डॉलर नहीं है। बिल्कुल, ये ग्रे लिस्ट में रहने के बाद। भारत हुँ, क्या 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी से, जीडीपी से फिर 1 ट्रिलियन या हाफ ट्रिलियन पर आना चाहता है, हुँ, ऐसी हर कार्रवाई करके? क्या होगा अगर फैटफ भारत को ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में डालेगा? क्या हुँ, होगा, हम किस मुँह से दुनिया को कहेंगे कि भारत महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध का देश है? सही बात। हुँ। ये सर ये बहुत बातें तो हैं और आपने जो कहा दर्शकों को ये समझना ज़रूरी है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू जिनको मारने की बात की जा रही थी, जिसके लिए ये सारा खेल रचा जा रहा था, वो जनरल काउंसिल रह चुके हैं। सिख फॉर जस्टिस एक ग्रुप के वो जनरल काउंसिल हैं, जी, जिसे भारत सरकार ने बैन किया हुआ है। हरदीप सिंह निज्जर जिन्हें मारा गया कनाडा में, जिसका अब तक कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन भारत में मौजूद एक सीसी-1 ने उसका वीडियो यूएस में बैठे इन लोगों को दिया, जिसकी वजह से एक प्रूफ अपने आप मिल चुका है। वो भी एक तरीके से भारत सरकार की अगर बात करें तो उन्होंने उन्हें भी एक टेररिस्ट के तौर पर घोषित किया हुआ था, जिसकी हत्या हुई है। सर इस बात को अगर आगे बढ़ाएं, जो आपने कहा कि खालिस्तान की बात तो भारत में खत्म हो चुकी थी, एक बार फिर से जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तब से एक बार जी, फिर से खालिस्तान ये शब्द का इस्तेमाल होने लगा। जी, इसका परिणाम पंजाब सहित आप तो कह रहे हैं कि दुनिया भर में इसका असर तो हम देखेंगे। ये सही बात है कि महात्मा गांधी जिस देश से आते हैं, जहां पर हम दुनिया को अहिंसा सिखाने की बात करते हैं, पाकिस्तान से तुलना अब हम करने लगे हैं, क्योंकि आप किसी फॉरेन सॉइल पर जाकर अगर उनके नागरिक को मारेंगे तो आप अपनी वजह जो भी दें, वहां पर तो इसे एक टेररिस्ट एक्ट के तौर पर देखा जाएगा। अब सर इसका एक जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता था वो ये है कि ऐसा तो नहीं है कि यूएस या जो बाकी कंट्रीज हैं उनकी ओर से इस तरह के ऑपरेशंस नहीं होते हैं। हालांकि इस अगर ऑपरेशन की बात करें तो अगर ये ऑपरेशन हो भी रहा था तो इनकी तैयारी इतनी कच्ची कैसे थी कि इन्हें ये पता नहीं चल पाया कि जिसे आप ये सारी चीजें दे रहे हैं वो यूएस सरकार से जुड़े हुए हैं, और एक बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट ग्लोबल स्टेक पर इंडिया के लिए हो चुका है, और साथ ही साथ कनाडा को एक बार फिर से बोलने का मौका मिल चुका है इस पूरे मामले को लेकर। और इसका असर आने वाले दिनों में, जैसे कि आपने कहा, खालिस्तान मुद्दे को उठाकर पंजाब में इसका असर देखने मिल सकता है, इंटरनेशनल लेवल पर देखने मिल सकता है, छवि पर तो इसका असर पड़ा ही है। तो बहुत ज्यादा बैकफुट पर आप देखते हैं भारत सरकार को। जी, डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली इसकी वजह से भारत सरकार और पूरी डिप्लोमेसी ये बैकफुट पे जाएगी, ख़ासकर इन वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिहाज़ से। और हम्म, मैं फिर से ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस किस्म का मतलब कितने नाइव होंगे, जिसको हम बचकाना हरकत है, अगर हम्म, कुछ आप कर भी रहे हो। एक हम्म, तो है कि आप ये प्रोक्लेम्ड अगर ऑफेंडर्स थे, दोनों, हम्म, निज्जर भी और पन्नू भी, तो एक लेजिटिमेट ज़रिया था कि आप अमेरिकन सरकार के साथ ये कम्युनिकेशन करके ये कह सकते थे कि इनको भारत के हवाले करो या हम्म, इनको इंट्रोगेट करने की हमको परमिशन दो। डेविड हम्म, हेडली, जो अमेरिकन नागरिक था, जिसको जी, अरेस्ट हुआ 26/11 के बाद, उसको हैंडओवर नहीं किया, लेकिन उसको हम्म, इन कैमरा इंट्रोगेशन करने की, इन इन कैमरा सबमिशन लेने की उसको इजाज़त मिली थी भारत सरकार को। बिल्कुल, तो बिल्कुल, उसी तरह से पन्नू हम्म, या निज्जर की भी इन कैमरा इंट्रोगेशन की इजाज़त हम्म, माँगी जा सकती थी। हम्म,
और वो एक लेजिटिमेट ज़रिया रहता था। भारत की डेमोक्रेटिक छवि ये बरकरार रहती थी। लेकिन हुँ, उसके बाद इस किस्म की कार्रवाई करना, जबकि वो पूरी अलगाववादी कोई एक्टिविटी हो ही नहीं रही है। हुँ, ऐसे समय में इस किस्म की बात करना, इससे डेफ़िनेटली बैकफुट पर जाने की बात होगी। अब मैं जो कह रहा हूँ कि ये जो फैटफ की बात शुरू हो गई है, आज शाम को ही मेरी मुझे मुझे वो समझ में आई। तो इस किस्म की कांग्रेशनल ब्रीफिंग यूएस कांग्रेस में होने जा रही है। भारत के मतलब पाकिस्तान हो या चाइना हो, उनकी भी यहाँ पर कॉन्सुलेट्स है, जी, वो इस पूरे मुद्दे को किस तरह से उनके एडवांटेज में हुँ, इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, ये भी देखना बहुत ज़रूरी होगा। और बिल्कुल, आज वो एरोगेंस तो नहीं रहा, अरविंद बागची ने जो कमेंट दी, उसमें उन्होंने कहा कि यूएस की तरफ से हमें जो इनपुट्स मिले हैं, हुँ, उसकी हम जाँच करेंगे। ये इनपुट्स नहीं है, अदालत में है ये तो। ये अदालत में मामला है, ये आरोप पत्र रखा गया है। हुँ, तो हुँ, आप मतलब भले वो दे कैन प्ले विद द वर्ड्स, बट द हुँ, बट द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन इज़ हुँ। वेरी, वेरी ग्रेव। बिल्कुल। और ये बात आपने बहुत अहम कही है कि ये जारी सारी जो चीजें हुई हैं, तो पाकिस्तान की भी तो वहां पर एम्बेसी मौजूद है, चीन की जी, एम्बेसी मौजूद है, इसके साथ ही साथ यूएस भी तो इसको अपने फायदे में किस तरह से ले। अब इस पूरे मामले को ठंडा करने या इस पूरे मामले के चलते भारत को क्या हमें नहीं पता कि और कितने लेवल पर क्या कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, हमें कितना नुकसान या फिर यूएस इससे कितना ज्यादा फायदा ले पाएगा। तो क्या जी, इससे आप एक तरीके से जो आरोप हैं, जो अदालत में अभी चल रहे हैं, जाँच चालू है, लेकिन जो सारी चीज़ें सामने आई हैं, क्योंकि प्रूफ के साथ है। एक अधिकारी है, उसके बारे में इतना डिटेल मिलना, भले ही उसका नाम नहीं लिखा गया है, वो सीआरपीएफ जैसे एक इंडिया के एक बड़े संस्थान में काम करने वाला शख्स है, ऑफिसर ट्रेनिंग मिल चुका है बैटल क्राफ्ट ऑफ वेपन को लेकर, इसके बारे में उसे बताया गया है। ये सारी चीज़ें लिखना कि आइडेंटिफाइड इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी एम्प्लॉयी हू हैज़ वेरियसली डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज सीनियर फील्ड ऑफिसर। तो ये जांच के जो जितनी चीजें इनके पास मौजूद हैं, तो एक सिस्टमैटिक चीज तरीके से ये मौजूद है। इसे एक बहुत बड़ा फेलियर मानते हैं जो भी शख्स थे इसके पीछे, जो सीसी वन हो या फिर सो कॉल्ड बॉस हो जिसके जरिए ये सारी चीजें की गई है। और कम्युनिकेशन में भी ये कहना कि 24 तारीख को कुछ नहीं करना है, भारत के नेता जहां पर प्रधानमंत्री मोदी खुद मौजूद रहने वाले हैं वहां पर। तो ये सीरीज ऑफ एक्शन या जो सारी चीजें हुई हैं, ये एक बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट है और साथ ही साथ आप फेलियर मानते हैं इसे। डेफ़िनेटली। जी, देखिए अभी तो निखिल गुप्ता को कस्टडी यूएस को मिली है। अब इसको जब हम्म पर्सनली इंटरोगेट किया जाएगा, तब वो न जाने किन-किन लोगों का नाम लेगा। सीसी हम्म कौन है? ब वो बॉस कौन था? फिर वो जो न्यूयॉर्क में जिसने वो $15,000 दिए, वो हम्म शख्स कौन है? फिर उस इंसान ने वो $15,000 यहाँ कोई कैश लेके नहीं घूमता है। सही बात। तो ये $15,000 ये आदमी कहाँ से कैश में लेके आया? उसको और किसने फंडिंग किया था क्या इसमें? और ये फंडिंग का जो है वो फैटफ के नॉर्म्स में आता है कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग फंडिंग जी, इसमें आती है। तो जी। इसके बारे में कई सारे एविडेंसेस और इकट्ठा होंगे, वो भी कोर्ट के हुँ, सामने पेश किए जाएँगे। हुँ, और हमने देखा है पिछले 1 साल से भारत रशिया के खिलाफ यूक्रेन के मामले में वोट करने को तैयार नहीं है। अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि रशिया के खिलाफ भारत यूनाइटेड नेशंस में इसके खिलाफ वोटिंग करे, लेकिन हुँ, भारत ने हमेशा एब्सटेन किया या नहीं किया वोट। इसके बावजूद भारत रशिया से तेल लेता रहा सस्ते हुँ, दामों पर। हुँ, ताइवान के मामले में भारत से जो एक्सपेक्टेशंस अमेरिका की है चीन के खिलाफ, उसमें भी भारत ये कहते रहा कि हम स्टेटस को मानते हैं। अब स्टेटस हुँ, को मतलब ताइवान इज़ अ आरओसी, रिपब्लिक ऑफ हुँ, चाइना। तो उसको हम मानते हैं, ऐसा ही भारत की भूमिका रही। लेकिन अब इस किस्म के मुद्दों को इस्तेमाल करके क्या भारत को प्रेशराइज़ किया जाएगा? क्या भारत सरकार प्रेशर में आएगी और हुँ, अपने 75 ईयर ओल्ड जो हुँ, फ्रेंडशिप रशिया के साथ रही है, उसको भी भारत क्या छोड़ने पर मजबूर किया जाएगा? या हुँ, चीन के खिलाफ सीधी एक फ्रंटल पोज़ीशन लेने के लिए भारत को मजबूर किया जाएगा? ये हुँ, सारी ग्लोबल पॉलिटिक्स की चीज़ें भी होंगी, जो देखनी होगी कि बिल्कुल, क्या-क्या होता है और किन-किन लोगों के नाम आते हैं। इस बिल्कुल। मतलब और जी, हमने देखा था सर जब कनाडा में चीजें हुई थी, तो वहां पर रहने वाले भारतीयों पर भी इसका असर पड़ा था। वीजा को लेकर जिस तरह से टेम्परेरीली उसे भी उस पर भी इसका असर देखने मिला था। यूएस में भी बड़े पैमाने पर भारतीय रहते हैं। वहां पर भी तो इसका असर देखने मिलेगा और
भारत सरकार को तो अलग-अलग तरीके, अभी ये जो आपने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझाने की कोशिश की, चाहे वो भारत का स्टैंड रहा हो, तो ये सारी चीज़ों को तो यूएस मिल्क करेगी। नागरिक जो वहाँ पर रह रहे हैं, भारत के नागरिक, जिसे हम आमतौर पर देखते हैं वहाँ पर काम के लिए जाते हैं, एजुकेशन के लिए जाते हैं, उन पर भी तो इसका काफ़ी असर पड़ेगा। डेफ़िनेटली पड़ेगा। 15 अभी वो जो न्यूयॉर्क का आदमी है जिसने $15,000 लाए, उसने कहाँ से लाए? वो कौन था? हुँ, इसकी हुँ, जाँच होगी, उसको किस-किस ने हुँ, मदद की, इसकी जाँच होगी। इसका मतलब हुँ, सभी इंडियंस की तरफ एक शक की नज़र से देखा जाएगा। हुँ, आने वाले अभी 2.5 लाख स्टूडेंट हर साल लगभग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। हुँ, पढ़ने के बाद वो अपना करियर बनाना चाहते हैं। अब पढ़ने के लिए आने से पहले उन सभी के एंटीसीडेंट्स चेक किए जाएँगे, कि हुँ, इनके किसके साथ कनेक्शंस है, कौन-सी ऑर्गनाइज़ेशन के साथ है। गवर्नमेंट हुँ, में अगर इनके कुछ रिश्तेदार या पेरेंट्स होंगे तो वो कितने डीपली हुँ, कौन से डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व्ड है। ये हुँ, सारी बातें हुँ, इसके बाद शक की नज़र से देखी जाएँगी और हुँ, यही नहीं, इसके अलावा कई सारी चीज़ें यूएस में बाहर सोशली हो रही है, जिसकी तकलीफ़ पिछले 2-3 सालों से यूएस गवर्नमेंट देख रही है। हुँ, यहाँ एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की एक बड़ी मूवमेंट चली थी। जी, पुलिट्ज़र फाउंडेशन ने 4 साल पहले एक थीसिस स्पॉन्सर किया था। हुँ, एंटी हुँ, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए। उसके बाद सिएटल में पहली बार ये एक लॉ पास किया गया कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन विल बी ट्रीटेड एज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस और हुँ, उस किस्म से फिर हर एक जगह पर इस किस्म के लॉ होने की जब बात हुई, तब ये सारे राइट विंग ऑर्गनाइजेशंस ने यूनाइटेड्स में जो है यूएस में हुँ, जो है, चाहे वो हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन हो, चाहे वो हिंदू स्वयंसेवक संगठन हो, विश्व हिंदू परिषद हो, सेवा भारती हो, इन सभी ने इस चीज़ को एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को हिंदू फोबिया कहकर लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की और हुँ, टिपिकल इंडिया में जिस तरह से ट्रोलिंग किया जाता है, उस तरह से यहाँ पे लोगों का ट्रोलिंग किया गया, उनको हैरेस किया करने की कोशिश की गई। अब हुँ, इसकी सारी तकलीफ हो रही थी। 40 यूनिवर्सिटीज़ ने यूएस की 40 यूनिवर्सिटीज़ ने मिलकर एक वर्कशॉप 3 दिन का वर्कशॉप उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, स्पॉन्सर हुँ, किया था, हुँ, जिसका नाम हुँ, था डिसमेंटलिंग हिंदुत्व। अब करेक्ट, डिसमेंटलिंग हिंदुत्व नहीं होना चाहिए, इसलिए हुँ, लाखों की तादाद में एक रात में सबको मेल भेजे गए थे, कि आप हुँ, ये स्पॉन्सरशिप विथड्रॉ करो, आप हिंदू फोबिक बन रहे हो, ऐसा है, वैसा है। अब वो सारी तकलीफ़ें उन्होंने देखी है और हुँ, यही वो एलिमेंट्स है, जो हुँ, इस किस्म के अगर वायलेंस यहाँ लाना चाहती है। पिछले साल 15 अगस्त को न्यू जर्सी में स्वतंत्रता दिन की दिन मनाने के लिए एक बुलडोज़र रैली निकाली गई थी, जिसके जी, ऊपर मोदी और योगी के होर्डिंग लगे थे। तस्वीर लगाए थे, हाँ, जब जब ये लोगों ने ध्यान में लाया कि ये भारत में ऑपरेशन का सिंबल समझा जाता हुँ, है बुलडोज़र, हुँ, लोगों को बर्बाद करने का सिंबल समझा जाता है, हुँ, तब न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क के मेयर्स, सीनेटर्स और कांग्रेसमैन को पब्लिकली माफ़ी माँगनी पड़ी थी। हुँ, हुँ, तो वो पिछले 3, 4, 5 साल से देख रहे हैं कि ये राइट विंग किस तरह से पोलराइज़ एटमॉस्फियर यूएस के अंदर बनाना चाहती है। तो हुँ, इस ये भी असर होगा कि उनके खिलाफ भी बहुत सख्त तरीके से इसके आगे चलकर अमेरिकन गवर्नमेंट और एनफोर्समेंट एजेंसीज़ ये काम करेगी, जिसका हुँ। नतीजा इनोसेंट इंडियंस को भी फेस करना होगा। बिल्कुल, तो गलती कुछ लोग करें लेकिन उसका भुगतान हर किसी को करना पड़ेगा। सर मेरा आखिरी सवाल है आपके, आप मुझे पता है वहाँ पर बहुत देर हो चुकी है, उसके बावजूद आप जुड़े हैं और दर्शकों को भी मैं ये बार-बार इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझिए कि हालात कितने गंभीर हैं और इसका कितना असर पड़ेगा छवि को लेकर, बाकी सारी चीज़ों को लेकर। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अब भारत के सामने ऑप्शन क्या है? क्योंकि यूएस की ओर से तो वो अदालत पहुँच चुके हैं, कनाडा को एक मौका मिल चुका है और ये 2 जगह ऐसे हैं जहाँ पर भारत के लोग बहुत जाते हैं। ऐसे में अगर आप डिप्लोमैटिक रिलेशंस की या इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें, भारत के सामने अब ऑप्शंस कितने लिमिटेड हैं और क्या इस मामले में पूरी तरीके से आप बैक फुट पर देखते हैं भारत को? जी, टू बी फेयर अगर इसमें भारत को पूरी तरह से क्लीन स्लेट दिखानी है, हुँ, तो 100% कोऑपरेशन भारत सरकार को करना होगा, इस मामले में। और इस कोऑपरेशन में अगर वो सीसी-1 को हैंडओवर करना पड़े या और सीसी-1 के अलावा भारत में कोई इस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व्ड होंगे, तो उनको भी हैंडओवर इसमें करना चाहिए। तभी ये एक इमेज दुनिया में जाएगी कि नहीं, भारत इस किस्म से किसी भी दूसरे देश की सॉवरेनिटी पर हमला नहीं करना चाहता। हुँ, अमेरिका के अंदर एक इंसान का
खून करने की साजिश रचना, ये उसकी सॉवरेनिटी पर, एक प्रभुत्वता पर किया हुआ हमला है और बिल्कुल। इस किस्म से भारत की कोई पॉलिसी नहीं है। ये अगर नहीं है तो ये साबित करनी होगी इन इन्वॉल्व्ड लोगों को हैंडओवर हुँ, करके। क्या वो हुँ, भारत करेगा या दूसरे मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज़ करके रशिया या चीन के मामले में वो दबाव में आके उस किस्म से पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज़ करता है। हुँ, क्या करता है? ये देखना हुँ, होगा। अगर आज कॉम्प्रोमाइज़ करता है तो ये कॉम्प्रोमाइज़िंग पोज़ीशन हमेशा के लिए बनी रहेगी। जी। तो क्या इस तरह से हमेशा के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भारत तैयार होगा? ये भी सोचना होगा। ये हुँ, और इसलिए ये बहुत गंभीर होने जा रहा है। अगर इस तरह से कोऑपरेट करता है, तो ही वो फैटफ के लिस्ट में नहीं आ सकेगा, हुँ, ग्रे लिस्ट में। नहीं तो बिल्कुल। वो एक इकोनॉमिक फॉलआउट भी इसका होगा। हुँ, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ अगर ट्रेड बंद हो जाती है, तो हुँ, कितना बड़ा इसका फॉलआउट भारत के साथ होगा। अगर ये बिल्कुल। सब टालना है, तो इसके इसके लिए भारत सरकार को कोऑपरेट करना होगा। ये ख़्याल में ध्यान में रखना होगा कि आज़ादी के बाद पहली बार 76 सालों में पहली बार भारत सरकार का नाम लेकर किसी विदेश के कोर्ट में एक आरोप पत्र दाखिल किया गया है। बिल्कुल। और पहली साथ ही बार साथ सर ऐसा यूएस पॉलिटिक्स की बात करें तो वहाँ पर भी तो अगले साल चुनाव हैं और पिछले बिल्कुल, चुनाव में तो प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रम्प को प्रमोट कर रहे थे। तो जो बाइडेन ये सारी चीज़ों को भी तो ध्यान रखेंगे, यूएस पॉलिटिक्स का भी ध्यान रखा जाएगा और ये सारी चीज़ें को मद्देनज़र रखते हुए ही तो यूएस अपना कदम उठाएगा आगे जाकर। डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली बाइडेन गवर्नमेंट, एनी अमेरिकन गवर्नमेंट या इस चीज़ का उनके फ़ायदे के लिए हर किस्म से इस्तेमाल करेगी। हुँ, पॉलिटिकली, डिप्लोमैटिकली स्ट्रैटेजिकली हर हुँ, किस्म से इस चीज़ का इस्तेमाल करने की कोशिश ये सरकार करेगी, अमेरिकन गवर्नमेंट करेगी और कोई किसी भी देश की सरकार करेगी। हुँ, 26 बिल्कुल। इल 26/11 के हमले के जब सबूत भारत के हाथ में आए, तो उसका इस्तेमाल भारत ने करके पाकिस्तान को पूरी दुनिया में आइसोलेट कर दिया। हुँ, ये भी रियलिटी है। तो कोई हुँ, भी देश अगर उनके एडवांटेज में इस किस्म से कोई हाथ आता है, कोई सबूत, हुँ, तो उसका डेफ़िनिटली उसका इस्तेमाल वो उनके फ़ायदे के लिए पॉलिटिकली, डिप्लोमैटिकली, स्ट्रैटेजिकली ज़रूर करेंगे। अब फिर से वही बात आती है कि अगर ये बार-बार होने वाला इस्तेमाल अगर टालना है, तो भारत ने तुरंत इसमें कोऑपरेट करके जो भी कोऑपरेशन चाहिए, इसके हुँ। इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो तुरंत एक्सटेंड करना चाहिए। बिल्कुल। तो भारत सरकार की ओर से अब आगे क्या कदम उठाया जाता है ये देखना अहम होगा। लेकिन ये जो सारी चीज़ें सामने आई हैं उसका इकोनॉमिकल, इंटरनेशनल अफेयर्स पर, यूएस या कनाडा जाने वाले लोगों पर, वहाँ पर रहने वाले भारतीयों पर किस तरह से असर पड़ेगा उसी को हमने आपको समझाने की कोशिश जी, की। दर्शकों आपको समझना होगा कि ये मामला जो है ये अभी शुरू हुआ है। अब जब ये पूरी जाँच आगे बढ़ेगी, क्या कुछ सामने आता है, किन-किन लोगों के नाम आते हैं, क्या कुछ किया जाता है, ये देखना अहम होगा और उसका बहुत ज़्यादा असर आगे वाले समय में भारत के भविष्य पर पड़ सकता है। तो भारत का रुख पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आप वहाँ से जुड़े थैंक यू। और वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में बताया। देर रात तक हमसे आप बात करते रहे, हमारे दर्शकों को आसान और सरल शब्दों में इस पूरे इंटरनेशनल अफेयर को समझाने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया। आप थैंक यू। जब भारत लौटेंगे तब भी हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। कई सारे जी, मुद्दे हैं जिस पर आपसे बात करना है जी, हमें, तो वो ज़रूर। करेंगे। लेकिन दर्शकों, फिलहाल इस वीडियो में जिस तरह से आपने देखा, हमारी कोशिश आपको इस मुद्दे को समझाने की थी। डिटेल थैंक में हर एक चीज़ आप समझें। बहुत शुक्रिया सर और दर्शकों थैंक आज यू। के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया जी, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और समझें कि ज़मीनी हकीकत क्या है और इसका भविष्य में किस तरह से असर भारत पर पड़ सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।